हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का साइकोलॉजी सब्सिडरी में या फिर जनरल पेपर में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। ये मैराथन क्लासेस जहां पर मैं आपको 75 क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बस इतने क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आपके एग्जामिनेशंस में यहां से लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आपके पेपर में छप जाएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग फटाफट से क्लास में आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर रखे हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस, बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखेंगे। क्लासेस लंबी जरूर हो सकती है बट आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लासेस होने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरीज कहा जा सकता है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चंस आपका कहता है कि सिगमंड फ्रायड की जीवन अवधि क्या है। तो बात करें सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित एक बहुत ही चर्चित मनोविज्ञानविद थे। अब बात करते हैं, देखिए सिगमंड फ्रायड की जो जीवन अवधि है वह कब से कब तक थी। तो यहां पर आपको याद रखना है 1856 से लेकर 1939 तक। देखिए यहां दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिगमंड फ्रायड का जन्म कब होता है, सिगमंड फ्रायड का जन्म कब होता है, तो मेरे भाई आप बताओगे 1856 में। और बात करें इसकी मृत्यु कब होती है, तो इसकी जो मृत्यु है यह 1939 ईस्वी में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि अन्ना फ्रायड का जन्म किस वर्ष हुआ। तो अन्ना फ्रायड जिसका जन्म जो है 1895 ईस्वी में होता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि उल्पे का जन्म जो है यह कब होता है। तो 1915 ईस्वी में मेरे भाई उल्पे का जन्म होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि ज़ेने का जीवन विस्तार क्या है। तो ज़ेने के अगर जीवन विस्तार की अगर बात कर लिया जाए तो यह आपका 1859 से लेकर 1947 तक हो जाएगा। यहां पर भी दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1859 और देखिए यहां पर 1947। ये दो डेट आप याद रखोगे। क्या कहते हैं, ज़ेने का जो जन्म है, ज़ेने का जन्म कब होता है तो 1859 में, और इसकी मृत्यु कब होती है तो इसकी मृत्यु 1947 में होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सॉकेल ने निम्न में से किस चिकित्सा को विकसित किया। स्टार लगाना क्वेश्चंस पर, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है। तो देखिए यहां पर सॉकेल की अगर बात कर लिया जाए तो इसके द्वारा विद्युत आघात चिकित्सा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, ईसीटी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ध्यान रखोगे। ईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी होता है, और यह इसको किसके द्वारा विकसित किया गया तो सॉकेल के द्वारा विकसित किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है सम्मोहन शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किसके द्वारा। तो सम्मोहन शब्द जो है यह किसके द्वारा सबसे पहले व्यवहार में लाया गया, तो ब्रेड के द्वारा व्यवहार में लाया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए अधिक लाभप्रद क्या होता है। तो वैवाहिक समस्याओं के समाधान, क्या वह पारिवारिक चिकित्सा है, क्या वह मनोनाटक है, या फिर मुठभेड़ समूह चिकित्सा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए जो लाभप्रद होता है यह पारिवारिक चिकित्सा होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा किस रोगियों के लिए अधिक प्रभावी होता है। तो बात करें रोगी केंद्रित चिकित्सा की तो सिंपली याद रखोगे यह अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी रोगियों के लिए क्या होता है तो अधिक प्रभावी होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है आपका कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किसके लिए उपयोगी है। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है यह भी अंतर्मुखी रोगी के लिए क्या है तो उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि तनावहीनता चिकित्सा कैसे रोगी के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो तनावहीनता चिकित्सा जो है यह भी मेरे भाई अंतर्मुखी रोगियों के लिए क्या माना जाता है तो उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिवार चिकित्सा, स्टार लगाना, परिवार चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा। तो परिवार चिकित्सा जो है यह किसके द्वारा तो मोरेनो के द्वारा क्या किया गया, इसका प्रतिपादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए असामान्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक के रूप में किसको जानते हैं तो सिगमंड फ्रायड को जानते हैं। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक की यदि बात कर लिया जाए
तो देखिए यहां पर कैली जो है यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ब्राउन भी यह अमेरिका से बिलोंग करते हैं और फुटरटन भी है जो ये भी अमेरिका के हैं, यानी कि सार्को जो है यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन मनोचिकित्सक नहीं है। तो मनोचिकित्सक की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर कांत जो है मेरे भाई यह क्या है, तो कांत यह मनोचिकित्सक नहीं है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मनोरोग विज्ञान के विकास में मदद मिली। तो मनोरोग विज्ञान के विकास में क्या हुआ, मनोविश्लेषणात्मक उपागम से मदद मिली, या फिर व्यवहारवादी उपागम से, या फिर संज्ञानात्मक उपागम से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो सिंपली याद रखोगे इस तीनों से, यानी कि उपयुक्त में से सभी से, यानी कि कहने का मतलब मनोविश्लेषणात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम, इसके साथ साथ संज्ञानात्मक उपागम से मनोविज्ञान के विकास में क्या मिली, मनोरोग के विकास में क्या मिली, तो मदद मिली। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि असामान्य मनोविज्ञान का संबंध है मानसिक विकृति के। तो मानसिक विकृति के क्या निरूपण से, या फिर पूर्वानुमान से, या फिर उपचार से, या फिर इनमें से सभी से। तो सिंपली आपको याद रखना है कि असामान्य मनोविज्ञान का जो संबंध है यह निरूपण से भी है, यह पूर्वानुमान से भी है और उपचार से भी है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि किसने कहा, स्टार लगाना क्वेश्चंस पर, किसने कहा कि ईगो की कमजोरी मूलतः असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति के कारण है। तो यह जो कथन है मेरे भाई यह किसके द्वारा कहा गया, सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया कि ईगो की कमजोरी मूलतः क्या है, तो असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति का कारण है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इरिक्सन के अनुसार जो है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं की बात कर लिया जाए तो कुल 8 अवस्थाएं हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मनोरचनाओं में से कौन मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहती है। तो बात करें मनोविदलता के विकास में सक्रिय रूप से कौन रहता है, तो आपको याद रखना है प्रतिक्रिया निर्माण जो है यह मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत माना जाता है। तो बात करें फ्रायड के अनुसार रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत किसको माना गया है, तो याद रखना थनाटस को क्या माना गया है, रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत माना गया है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, स्टार लगाना इस प्रश्न पर भी, यह प्रश्न भी कई बार आया है एग्जाम में। दुर्भित्ति जिसको हम लोग फोबिया कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्भित्ति को क्या कहा जाता है, फोबिया कहा जाता है। तो दुर्भित्ति का मुख्य प्रकार वह है जिसमें व्यक्ति दूसरे लोगों की उपस्थिति से इसलिए डरता है कि लोग उसका मूल्यांकन भिन्न भिन्न रूपों में करेंगे। इसे क्या कहा जाता है, तो सिंपली याद रखोगे इसे जो कहा जाता है यह सामाजिक फोबिया या सामाजिक दुर्भित्ति कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति को पराहम अविकसित होता है। तो किसी व्यक्तित्व विकृति वाले जो व्यक्ति हैं उसको पराहम अविकसित जो होता है यह किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज विरोधी व्यक्तित्व विकृति वालों के अंदर ऐसा होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो बात करें मानसिक दुर्बलता का, तो देखिए यहां पर जन्म आघात तो नहीं हो सकता है, संक्रामक रोग भी जो है यह मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता है। यहां पर देखिए वंशानुक्रम जो है यह मानसिक दुर्बलता का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन स्टार लगाना क्वेश्चन पर कहता है पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से कौन सी मानसिक दुर्बलता विकसित होती है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। और इस मास्टर ग्रंथि की असामान्यता से कौन सी मानसिक दुर्बलता जो है यह उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है मंगोलिज्म। क्या याद रखना है, मंगोलिज्म। देखिए एम फॉर मास्टर ग्रंथि, एम फॉर मंगोलिज्म, यह याद रख सकते हो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन से असामान्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है। तो देखिए असामान्य मनोविज्ञान की अगर बात कर लिया जाए तो इसे वर्तमान में मनोरोग विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोरोग विज्ञान। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा कौन सी है। तो मानसिक दुर्बल बालकों के लिए अगर बात करें तो सबसे उपयोगी चिकित्सा यहां पर क्या हो जाएगा, पुनर्वास चिकित्सा, जो कि सबसे उपयोगी चिकित्सा है मानसिक दुर्बल बालकों के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है यहां पर कि किस चिकित्सा
चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका गौण होती है? क्या वह व्यवहार चिकित्सा है, क्या वह अनादेशात्मक चिकित्सा है, क्या वह मनोनाटक चिकित्सा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंपली याद रखोगे कि अनादेशात्मक चिकित्सा में क्या रखा जाता है, तो चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका जो है जिसे क्या रखा जाता है, गौण रखा जाता है, यानी कि छुपा के रखा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से आपका कि मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति को कहा जाता है जिसमें क्या वह मूलतः मन स्नायु विकृति के लक्षण पाए जाते हैं, या फिर मूलतः मनोविकृति के लक्षण पाए जाते हैं, या फिर मानसिक के लक्षण पाए जाते हैं, या सभी तरह के सामान्य व्यवहार के लक्षण पाए जाते हैं? तो सिंपली याद रखना कि मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें सभी तरह के असामान्य व्यवहार के लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दुर्वृत्ति या फोबिया का दूसरा नाम क्या है? तो बात करें दुर्वृत्ति की, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर इसे दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है चिंता हिस्टीरिया। क्या कहा जाता है? चिंता हिस्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि असामान्य मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो बात करें असामान्य मनोविज्ञान की, तो इसका उद्देश्य जो है यह असामान्य व्यवहार को परिभाषित करना भी है, असामान्य व्यवहार का निवारण करना भी है, असामान्य व्यवहार का उपचार करना भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक आधार किसे माना गया है? तो फ्रायड के अनुसार जो है असामान्य व्यवहार का मौलिक अधिकार जो है यह किसको माना जाता है? आंशिक दमन को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक स्वप्न है? स्टार लगाना, यानी कि कहता है कि निद्रा यानी कि नींद का जो पिता है या फिर अभिभावक है, माता पिता, वह कौन सा है? तो वह स्वप्न है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका कि फ्रायड के अनुसार मन का गंत्यात्मक पक्ष, स्टार लगाना इस प्रश्न पर भी। फ्रायड के अनुसार मन का गंत्यात्मक पक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर क्या व्यक्तिगत अचेतन होगा? यह भी नहीं होगा, जातीय अचेतन भी नहीं होगा, लिबिडो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि ईगो किस नियम या सिद्धांत पर कार्यरत रहता है? तो बात करें ईगो की, तो मेरे भाई ईगो जो है यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन्म के समय बच्चों में उपस्थित होता है केवल क्या ईड होता है, या फिर ईगो, या फिर सुपर ईगो, या फिर बी और सी दोनों? तो ईगो तो देखिए कभी नहीं हो सकता है, सुपर ईगो भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर बी और सी वाला तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि जन्म के समय बात करें तो बच्चों में सिर्फ ईड उपस्थित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 36 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो बात करें सुपर ईगो की, तो यह जो है आपका क्या कहते हैं अव्यक्त अवस्था में जो है यह सबसे ज्यादा विकसित होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईगो संरचना का क्या अर्थ होता है? स्टार लगाना, ईगो संरचना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर जो है इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो अहम शक्ति होती है, ना ही अहम समष्टि होती है, ना ही अहम अखंडता होता है ईगो संरचना का अर्थ। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ईगो लिबिडो, स्टार लगाना इस प्रश्न पर भी। ईगो लिबिडो का क्या अर्थ होता है? तो बात करें ईगो लिबिडो की, तो इसका अर्थ होता है आत्मप्रेम। ईगो लिबिडो का क्या अर्थ होता है? आत्मप्रेम। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्या कहता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन गौण मनोरचना है? तो गौण मनोरचना की बात किया जाए तो क्या वह आत्मीकरण है, या प्रतिगमन है, या फिर उक्तायाभास है, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण है? तो सिंपली याद रखोगे गौण मनोरचना की अगर बात करें तो यह आत्मीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मीयकरण जो है यह एक गौण मनोरचना है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि जीवन शैली का उल्लेख किसने सर्वप्रथम किया? तो जीवन शैली का उल्लेख जो है यह सबसे पहले किसके द्वारा? तो वूलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वूलर के द्वारा जीवन शैलों का जो है सबसे पहले उल्लेख किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? तो प्रतिरक्षा मनोरचना की अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा क्या कहते हैं मनोरचना, यहां पर दमन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला कहता है 42 नंबर कि असामान्य व्यवहार के विकास में लिबिडो की भूमिका पर क्या करें? सबसे अधिक बल किसके द्वारा दिया गया? तो लिबिडो की भूमिका पर जो है असामान्य व्यवहार के विकास में सबसे ज्यादा बल किसके द्वारा? तो फ्रायड के द्वारा दिया गया। आगे क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि स्वप्न की संतोषजनक व्याख्या करने में कौन सिद्धांत पूरी तरह सफल है? तो स्वप्न की संतोषजनक व्याख्या वो कौन सा सिद्धांत
सिद्धांत है जो कि सफलतापूर्वक करती है, तो सिंपली आपको याद रखना है वह सिद्धांत इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नहीं तो वह फ्रायड का सिद्धांत है, ना युंग का, नहीं एडलर का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वप्न रचना का प्रकार है। तो बात करें स्वप्न रचना की प्रकार का, तो यहां पर क्या हो जाएगा संकेतीकरण, क्योंकि आपको पता है कि स्वप्न के अंतर्गत जैसे आप सपना देखते हो तो वहां पर एक चीजें क्या है, जो चीजें आप देखते हो वह एक संकेत के रूप में देखते हो। क्या वो वास्तविकता होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्या वह उदातीकरण होता है? नहीं होता है। युक्ताभास होता है? बिल्कुल नहीं। दमन होता है? क्या नहीं होता है, यानी कि संकेतीकरण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि युंग के स्वप्न सिद्धांत का नाम क्या है। तो बात करें युंग के स्वप्न सिद्धांत का, तो वह है स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत। क्या है? स्वतः यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा, तो युंग के द्वारा किया गया। या फिर पूछा जा सकता है कि युंग के स्वप्न सिद्धांत का नाम क्या है, तो स्वतः क्या कहते हैं प्रतीकात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखना कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन संरचनात्मक विकृति है। तो बात करें संरचनात्मक विकृति, तो हो जाएगा मानसिक मंदन। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू लेवल जो है वह 20 या उससे कम हो, 20 या उससे कम हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अगर 20 से कम हो तो उसे जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन मानसिक मंदन का नैदानिक प्रकार नहीं है। तो मानसिक मंदन के नैदानिक प्रकार की अगर बात कर लिया जाए तो यह टर्नर संलक्षण जो है यह क्या है, तो मानसिक मंदन का नैदानिक प्रकार में नहीं आता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि व्यवहारवादियों के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण क्या है। तो व्यवहारवादियों के अनुसार जो है असामान्य व्यवहार का कारण यहां पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा। क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण शिक्षण। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति का कारण क्या है। तो असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति के कारण जो है यहां पर क्या हो जाएंगे, अहम की कमजोरी। किसकी कमजोरी? अहम की कमजोरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित नव फ्राइडवादियों में से किसने हीन भावना पर बल दिया। यानी कि ऐसी कौन सी नए फ्राइडवादी जो है जिसने हीन भावना पर बल दिया, तो वह कौन सा है? एरिव फ्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बच्चे यौन भूमिका व्यवहार सीखते हैं। स्टार लगाना क्वेश्चन। बच्चे यौन भूमिका व्यवहार जो है यह किसके अंतर्गत सीखा जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना यह जननेंद्रियों के अंतर्गत। ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में कौन मानसिक विकृति है। तो बात करें यहां पर मानसिक विकृति आपका कौन सा है, तो वह द्विध्रुवीय विषाद जो है यह एक मानसिक विकृति है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सामान्य व्यवहार की सबसे मौलिक मापदंड है कि वह क्या होता है। क्या समाज द्वारा स्वीकृत होता है, या फिर अनुपालक व्यवहार हो, या फिर दूसरे समाज या समाजों के लिए घातक ना हो, या फिर अपने तथा अपने समाज के लिए लाभप्रद हो। तो सिंपली याद रखना कि सामान्य व्यवहार जो है इसका मौलिक मापदंड जो होता है मेरे भाई वह क्या होता है, यह समाज द्वारा स्वीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मेरे भाई कि किस व्यक्ति ने सम्मोहन का अनुसंधान किया। तो बात करें सम्मोहन के अनुसंधान के संबंध में, तो यह किसके द्वारा किया गया? मेस्मर के द्वारा किया गया, फ्रेंच मेस्मर के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई देखो यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो बात करें प्रतिरक्षा मनोरचना की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि प्रतिरक्षा मनोरचना आपका दमन भी है, दलन भी है और प्रक्षेपण भी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, स्टार लगाइए क्वेश्चन पर, पक्का छपने वाला क्वेश्चन है कि आईसीडी, ठीक है, आईसीडी का नवीनतम तंत्र किस वर्ष नवीनतम तंत्र जो है यह किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो यह जो प्रकाशित किया जाता है यह कब किया जाता है, 1992 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आईसीडी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, आईसीडी का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं क्वेश्चन, डीएसएम का नवीनतम तंत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो बात करते हैं हम लोग डीएसएम की। तो डीएसएम का जो नवीनतम तंत्र है यानी कि नया वाला जो तंत्र है इसे कब प्रकाशित किया गया, तो ये याद रखिएगा 1994 में प्रकाशित किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डीएसएम का संशोधन कितनी बार हो चुका है, डीएसएम में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो सिंपली याद रखना 5 बार डीएसएम में संशोधन किया जा चुका है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन मनोविदलता की बीमा नहीं है। मनोविदलता की बीमा की अगर बात कर लिया जाए तो मनोविदलता की सुखद और दुखद बीमा जो है यह
मनोविदलता की बीमा नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि जननिक अंतरण के अध्ययन की विधि क्या है। तो जननिक अंतरण की जो अध्ययन की विधि है वह कौन सा हो जाएगा आपका परिवार अध्ययन विधि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि कौन मनोविकृति विरोध औषध का पार्श्व प्रभाव है। तो मनोविकृति विरोध औषध का पार्श्व प्रभाव की अगर बात कर लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए वह एकाथीसिया भी होता है और वह डाइएस्टोनिया भी होता है, या फिर क्या कहा जाए तो टार ड्राइव डाइस्केनेसिया भी होता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन है ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया ईगो लिबिडो का क्या अर्थ होता है, आत्म प्रेम होता है। क्या होता है, ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ईगो संरचना का क्या अर्थ होता है। तो ईगो संरचना की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, ईगो संरचना की अगर बात कर लिया जाए तो ना तो अहम शक्ति होगी, ना अहम समष्टि, ना ही अहम अखंडता, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आप कॉमेंट करके हमको बता देना, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से कॉमेंट करके बताइए कि ईगो संरचना यानी कि ईगो स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि तीव्र आंख गतिक नींद की क्या पहचान है। तो तीव्र आंख गतिक नींद की जो पहचान है वह कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो वह हो जाएगा गहरी नींद में नहीं होना और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखना। यह क्या है, तो यह तीव्र आंख गतिक नींद की पहचान है। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाइए क्वेश्चन पर। डीएसएम फर्स्ट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो बात करें डीएसएम फर्स्ट की तो इसका जो पहली बार प्रकाशन किया गया वह कब किया गया, तो 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीएसएम थर्ड, ठीक है, डीएसएम थर्ड आर का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो डीएसएम थर्ड जो है इसे पहली बार जो है कब प्रकाशित किया जाता है, तो सिंपली याद रखोगे इसे प्रकाशित किया जाता है 1987 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि आईसीडी-10 का संबंध किससे है। तो आईसीडी-10 जो है इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपली याद रखोगे इसका संबंध डीएसएम 4 से है। किससे है, डीएसएम 4 से संबंधित है आपका आईसीडी-10। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला 69 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में भावनात्मक विकृति कौन सी है। तो बात करें भावनात्मक विकृति की तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविमीय विकृति, जिसको भावनात्मक विकृति कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामान्यकृत चिंता का प्रकार नहीं है। तो फोबिया तो मेरे भाई यह सामान्यकृत चिंता का प्रकार है। इसके बाद देखिए आतंक विकृति भी यह प्रकार है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति भी यह सामान्यकृत चिंता का प्रकार है। यानी कि इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काय प्रारूप विकृति का मापदंड कौन नहीं है। तो बात करें काय प्रारूप विकृति की तो यहां पर हो जाएगा इसका सही आंसर भूख तथा निद्रा में वृद्धि जो है यह किसका, तो काय प्रारूप विकृति का मापदंड नहीं है। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकृति का प्रकार नहीं है। तो बात करें मनोविच्छेदी विकृति प्रकार का तो सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि मनोविच्छेदी विकृति जो है यहां पर देखिए इसके अंतर्गत ना तो स्मृति लोप आता है, ना ही पहचान विकृति, ना ही भगोरेपन आता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन स्टार लगाना कहता है क्वेश्चन कि नैन्सी स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में होता है। तो नैन्सी स्कूल की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो नैन्सी स्कूल जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो बर्नम के द्वारा, इस बर्नम के नेतृत्व में इसे स्थापित किया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्या है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि स्थिति भ्रांति का लक्षण पाया जाता है। तो स्थिति भ्रांति का लक्षण जो है यह क्या कहते हैं, काय प्रारूप विकृति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज के सीरीज का, आज के इस मैराथन क्लासेस का। आप लोग एक बार फटाफट से शेयर कर दो क्लासेस को, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। आखिरी क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन संरचनात्मक विकृति है। तो बात करें संरचनात्मक विकृति की तो यहां पर जो है मानसिक मंदन यह संरचनात्मक विकृति नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 75 क्वेश्चंस आज के मैराथन क्लासेस की थी, जिसका मैंने फटाफट से आपको रिवीजन करवा दिया है। आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। आप कान में ईयरफोन लगाकर स्पीड इसकी दोगुनी बढ़ाकर आप क्या करो तो कम से कम एग्जाम तक 3 से 4 बार जरूर सुन लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले भी इसको एक अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को आराम से देखकर सुन लीजिएगा, ताकि आपके पेपर में जैसे ही क्वेश्चंस आए आप ऑप्शन देखते ही उसको आराम से टिक कर सको, ठीक है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।